हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आए हुए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का पार्ट नंबर 11 रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस कक्षा की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ क्या थे? पण्य पदार्थ यानी कि स्टेपल कमोडिटीज। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताने का प्रयास करेंगे सभी कौन सा इसमें से ठीक रहेगा। जल्दी से जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन डी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ये बात हो रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय की, यानी जब वो 18वीं शताब्दी के मध्य यहाँ पर व्यापार जोरों शोरों से किया करते थे। तो उस समय कपास, रेशम, शोरा, अफीम, ये जो स्टेपल कमोडिटीज हैं उनका निर्यात करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। और वैसे ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया था यूपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। वराहमिहिर की रचना है, कौन सी है वराहमिहिर की रचना? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, सिलेक्ट करना है। सबसे पहला ऑप्शन चेक करने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए मुद्रा राक्षसम लिखा हुआ है, और मुद्रा राक्षसम किसकी रचना है? विशाखा दत्त, है ना? तो यानी कि ये ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता। और बाकी देख लेते हैं। बी ऑप्शन देखिए, ये ठीक रहेगा। वराहमिहिर के द्वारा रची गई रचनाएं हैं बृहजातक, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। बाकी जो ऑप्शन बच जाते हैं, सी ऑप्शन में देखो, इसमें एक ऑप्शन है अष्टाध्यायी। और आपको पता है ना अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखित है? महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण से संबंधित एक ग्रंथ लिखा, संस्कृत व्याकरण। जब आप वैदिक काल की बात कर रहे होते हैं उस समय आपको दो संस्कृत दिखाई देती है, दो प्रकार की संस्कृत, है ना? तो एक तो थी आपकी वैदिक संस्कृत जिसमें वेदों को लिखा गया था, और एक थी लौकिक संस्कृत। तो लौकिक संस्कृत को अच्छी व्याकरण देने के लिए महर्षि पाणिनि ने ये ग्रंथ लिखा था। नाम रखा इसका अष्टाध्यायी। अष्ट यानी कि 8, ठीक है, और ध्याय यहां से लिया गया है अध्याय, ठीक है, 8 अध्याय। डी ऑप्शन भी चेक कर लीजिए, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है माध्यमिक सूत्र। माध्यमिक सूत्र, माध्यमिक सूत्र किसकी रचना है? नागार्जुन। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो वर्णित है इसमें। इसे किसने लिखा है? नागार्जुन ने। किसके समय की बात है? ये समय की बात है जब यहाँ पर ईस्वी प्रारंभ हुआ था, यानी कि कनिष्क के समय की बात है, कुषाण वंशीय, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कौन सा इसमें से जो युग्म है वो सही सुमेलित हो रहा है, बता देंगे। सबसे पहला देखो, बनारस का संस्कृत कॉलेज, विलियम जोन्स, क्या ये ठीक है क्या? आप कहेंगे जी नहीं, ये ठीक नहीं है। तो फिर बनारस के संस्कृत कॉलेज का अगर हम विवरण देखें तो इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना हुई थी जोनाथन
डंकन के प्रस्ताव से, जोनाथन डंकन। और कब हुई थी? 1791 में। ठीक है, ऐसे आपको ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरा कथन देख लीजिए, कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। कोलकाता मदरसा गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू किया गया था। और ये कब की बात है? ये बात है 1781 की। वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। यही वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर रहा, अंतिम गवर्नर। ठीक है, और यही वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी रहा। जब ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की भूमिका निभा रहा था, उसी के समय की बात है इसने कोलकाता मदरसे की स्थापना की। ऑप्शन तीसरा देख लीजिए, फोर्ट विलियम कॉलेज, आर्थर वेल्जली। क्या ये कथन ठीक है? आर्थर वेल्जली इसमें नाम नहीं आएगा। लॉर्ड वेल्जली जिसकी बात करते हैं ना, उसके समय की ये बात है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, बी ऑप्शन टिक करना है। और लॉर्ड वेल्जली जो है कब से कब तक रहा? 1798 से 1805 तक। और जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की बात करते हैं तो कब हुई थी? 1800 में। तो बी ऑप्शन जिन्होंने टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, अति उत्तम, बी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। बीजक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई कृति है? जल्दी से बता देंगे। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, तुलसीदास, कबीरदास, अर्जुन देव, मध्वाचार्य। कौन सा इसमें से ठीक रहेगा? जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा कबीरदास, उनके बिल्कुल ठीक रहेगा। जैसे हम कबीर वाणी की बात करते हैं, संत कबीर की जो वाणियों का संकलन किया गया है वो बीजक में ही है, मूलतः मूल ग्रंथ माना जाता है। और इस बीजक पर टीका लिखी थी एक कबीरपंथी राइटर हुए, अच्छे महात्मा भी थे ये। इनको बोला जाता है महात्मा पूरन साहेब। महात्मा पूरन साहेब ने कबीर वाणी के मूल संकलन बीजक का क्या है, एक साधारण एक स्वरूप पेश किया, ताकि उसको अच्छे ढंग से समझाया जा सके लोगों को। उनके अनुसार बीजक में निम्नलिखित, मतलब जैसे अगर हम देखें ना, 11 अंग बताए गए हैं, लिख देते हैं। जैसे रमेणी, शब्द, ज्ञान, चौतीसा, विप्रम, तीसी, कहरा, बसंत, चाचर, बेली, तिरहुली, इंडोला और साखे। ये 11 अंग बताए हैं बीजक के उन्होंने। ठीक है, जब हम बात करते हैं मध्वाचार्य के बारे में, मध्वाचार्य जो आपके ऑप्शन में दिया गया है, मध्वाचार्य जो थे उन्होंने अमला भक्ति को बढ़ावा दिया।
जैसे आपने नाम सुना होगा ना ब्रह्म संप्रदाय, वो जो ब्रह्म संप्रदाय है वो किससे संबंधित है? इन्हीं से संबंधित है। इनके अनुसार मुक्ति का मतलब क्या है? मुक्ति का मतलब जब आप वास्तविक सुख की अनुभूति कर लेते हैं तो आपको मुक्ति मिल जाती है, ऐसा इनका मानना था। वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है, मध्वाचार्य। और गुरु अर्जुन देव जो हैं वो सिख परंपरा में 5वें गुरु हुए, जिन्होंने सिखिज्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जो वाणी संग्रह है उनका भी संकलन किया। उससे पहले जो और गुरु थे, जैसे बात करते हैं गुरु नानक देव हुए, गुरु अंगद देव, गुरु रामदास, गुरु अमरदास, इन चारों गुरुओं की जो वाणियां थी उनका संकलन किया गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, ऐसे आपको बातें ध्यान में रखनी है। और रामचरित मानस किसके द्वारा रचित है? महर्षि तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं में रिक्त स्थान में मुलाकात की ताकि भविष्य की कार्यवाही की योजना बनाई जा सके। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, आप बताने का प्रयास करेंगे सभी। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ऑप्शन ए, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। ये कहानी शुरू होती है 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने गुजरात के साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की। उनको पहुंचना था दांडी स्थान पर, और वो दांडी पहुंचे 6 अप्रैल 1930 को। उनका फाइनल डेस्टिनेशन दांडी था, इसी वजह से इस यात्रा को दांडी मार्च कहा जाता है। ठीक है, अपने 78 अनुयायियों के साथ ये चले, और जब इन्होंने नमक बनाया 6 अप्रैल को, इसी दिन से क्या है, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। सविनय, स प्लस में विनय, यानी कि विनम्रता के साथ हम अंग्रेजों की नीतियों का पालन नहीं करेंगे, उनकी अवज्ञा करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। अब धीरे धीरे इस आंदोलन की जो ज्वाला है वो पूरे भारत में आपको देखने को मिली। इस आंदोलन के शुरू होने के कुछ ही दिन बाद, यानी कि एक सप्ताह के बाद 13 अप्रैल 1930 को सी राजगोपालाचारी ने भी क्या है, यात्रा शुरू कर दी। 13 अप्रैल को वो चले अपने 100 साथियों के साथ, और वो पहुंचे फिर 28 अप्रैल 1930 को। तिरुचि से चले और पहुंचे कहां, वेदारण्यम। जिस प्रकार महात्मा गांधी की यात्रा का फाइनल डेस्टिनेशन दांडी था, उस प्रकार इनकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या थी, वेदारण्यम। महात्मा गांधी की यात्रा को दांडी मार्च कहते हैं, इनकी यात्रा को क्या बोलेंगे, वेदारण्यम मार्च। तो अब क्या है, अब अंग्रेजों को लगा कि धीरे धीरे सभी भारतीय लोग अगर इकट्ठे हो गए और वो जागरूक तो कर ही रहे हैं, ये भारतीय जो नेता थे इसी बात से डर के क्या किया, अगले महीने में लगभग मई के आसपास कहा जाता है कि महात्मा गांधी को पकड़ लिया गया और इनको और उनके साथियों को जेल में डाल दिया गया। महात्मा गांधी 1930 में पूरे साल इसके बाद से जेल में रहे। और फिर जब बात करते हैं ना प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होना था, तो महात्मा गांधी तो जेल में थे और कांग्रेस के प्रमुख नेता के रूप में उभरे हुए थे ये, तो ये जेल में है, ये अगर सम्मिलित नहीं होंगे उसमें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में और तो कौन जाएगा कांग्रेस की तरफ से। तो आप ये कहेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 1930 में हुआ उसमें कांग्रेसी जो नेता थे उन्होंने किसी ने भी हिस्सा नहीं लिया था।
समय बीतता चला गया और 1931 आ गया। 1931 के जनवरी में महात्मा गांधी को छोड़ दिया गया। महात्मा गांधी को छोड़ दिया गया जनवरी 1931। फिर ये गए कहां पर? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में इन्होंने मीटिंग की। इलाहाबाद, जिसे हम प्रयागराज का नाम देते हैं, वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है ना, ये यूपी में पड़ता है। वहां पर ये इकट्ठे हुए। कुछ ही समय के बाद एक समझौता हुआ 1931। कौन सा समझौता बोलते हैं उसे हम? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। अब इस समझौते के तहत महात्मा गांधी ने स्वीकार किया कि वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ठीक है? और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था ना, उसे इन्होंने क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी चले गए लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन उनको क्या है, संतुष्टि नहीं हुई और वापस आए। तब देखा कि इरविन की तो यहाँ से छुट्टी हो चुकी थी। हालांकि जब ये गोलमेज सम्मेलन हुआ ना दूसरा, उसी समय दूसरे यहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी आ चुके थे। ऐसे आपको बातें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहां हुई थी? कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा? जल्दी से बता देंगे सभी। चार ऑप्शन दिए गए हैं। 1924 कानपुर, 1926 इलाहाबाद, 1928 दिल्ली, 1930 कोलकाता। बताइए बताइए जल्दी से, कौन सा इसमें से ठीक रहेगा? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा 1928 दिल्ली, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। इसको समझने का प्रयास करेंगे। जब हम 1924 की बात करते हैं कानपुर की, तो वहां पर क्या हुआ था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों के द्वारा। लेकिन जब हम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करते हैं, तो इसमें मुख्यतः नाम किसका आता है? सरदार भगत सिंह का। कहा जाता है कि इन्होंने बाद में विलय कर लिया था और 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। ठीक है, ये पॉइंट यहां से क्लियर हुआ। चलिए, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर हम चलते हैं। चलो जी, नेक्स्ट। रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा गया था एक बार। इसके बारे में जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे, कौन सा ठीक रहेगा। चार ऑप्शन में थे, जल्दी जल्दी से बताएं। भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने के लिए, या फिर स्वतंत्रता विधेयक को कार्य रूप में परिणत करने के लिए, या फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, या फिर पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए। तो इन सब में से कौन सा ऑप्शन आपने टिक किया है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सी ऑप्शन टिक किया होगा। रेड क्लिफ समिति इसके लिए लाई गई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। रेड क्लिफ समिति का गठन किसके समय की बात है? ये बात है जब यहाँ पर माउंटबेटन वायसराय बनकर आया हुआ था। और माउंटबेटन ने कब की बात है? ये जुलाई 1947 में रेड क्लिफ समिति का गठन किया। इस समिति में अध्यक्ष किसको बनाया गया? रेड क्लिफ को। इसी वजह से तो इसका नाम रेड क्लिफ समिति है। रेड क्लिफ की अध्यक्षता में
काम करना शुरू किया। और इस रेडक्लिफ के अलावा इसमें अगर देखें तो कौन कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्लस में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। टोटल 5 लोग थे। 2 लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नामित हुए थे, 2 लोग मुस्लिम लीग से, और एक हो गए रेडक्लिफ। ठीक है। अगर बेसिकली देखा जाए तो ये एक परामर्श देने वाली समिति थी, परामर्श देना, जिसे ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद भारत एवं पाकिस्तान की जो सीमा बनेगी उस सीमा को निर्धारित करने के संबंध में सुझाव देना था, यानी कि परामर्श देना था। ये था मुख्य उद्देश्य। ठीक है, ये पॉइंट हुआ क्लियर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जैसे हम बात करते ना, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। मॉन्टेग्यू जो था ना, उसी के साथ एक उच्च स्तरीय दल आया, भारत में किस प्रकार की स्थिति है उसके बारे में जानने के लिए, और उसी दल का जो उन्होंने एक ब्यौरा तैयार किया, उसी ब्यौरे के आधार पे स्टडी हुई, और स्टडी होने के साथ फिर जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई। यह रिपोर्ट 1919 के भारत सरकार अधिनियम का आधार भी बनी। यही रिपोर्ट इसी के आधार पे बना था, और ये किससे संबंधित है? संवैधानिक सुधारों से संबंधित। तो बी ऑप्शन इसमें से आपको टिक करना था। बहुत बढ़िया। और इस भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पे ब्रिटिश संसद ने 1919 में एक औपनिवेशिक प्रशासन के लिए एक नया विधान भी बनाया, तो 1921 में क्रियान्वित हुआ। अगर वैसे देखा जाए तो इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की सुधार की विशेषताएं क्या थी? इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। उत्तरदायी, सांप्रदायिकता के आधार पे निर्वाचन प्रणाली को सिखों, यूरोपियन व आंग्ल भारतीयों पर भी लागू कर दिया गया। इसे हम क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हमें देखने को मिला। और इसकी विशेषता यह भी थी कि इसने प्रांतों में वैध शासन पद्धति को लागू किया। ठीक है, चलो जी। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया, तथा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का भी आधार दिया। तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल आप कह सकते हैं कि संवैधानिक जो सुधार हो सकते थे उसी से संबंधित था ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो ये क्वेश्चन हुआ, तो उसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। सूची 1 में यहाँ पर नारे लिखे गए हैं और सूची 2 में नाम लिखे गए हैं। बता दीजिए कौन सा ठीक रहेगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये कही गई बात है, कहा गया कथन है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया मोहम्मद इकबाल के द्वारा।
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। और वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये वही हैं जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसमें से देख लीजिए कौन सा सुमिलित करना है। A2B1, A2B1, या तो देखो A2B1 ये तो कैंसिल ही हो गया, या तो फर्स्ट हो सकता है या थर्ड हो सकता है। आगे चलिए A2B1C3, तो अभी हमें कौन सा टिक करना है? सी ऑप्शन टिक करना है। तो जिन्होंने सी ऑप्शन टिक किया था उनका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? बताने का प्रयास करेंगे इसमें से कौन सा ठीक रहेगा। प्रांतीय विधानमंडल को, संघीय विधानमंडल को, या फिर प्रांतीय राज्यपालों को, गवर्नर जनरल को? इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे सभी, जल्दी से बताएं। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में, जल्दी जल्दी बताएं। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन डी टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। राज्य जो गवर्नर जनरल थे उनको ये अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी 1935 के तहत, ठीक है। ये भी आपका पूछा गया था यूपीएससी 2018 की बात है। तो जो उससे पहले हम बात करते हैं ना, 1930 में आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1931 दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1932 में आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है। इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में संवैधानिक सुधारों से संबंधित संस्तुतियां की गई। उन्हीं के फलस्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1935 का निर्माण किया गया। इसके तहत भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। संघीय शासन प्रणाली की नींव, ठीक है। और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई। केंद्र में द्वैध शासन स्थापना, और केंद्र तथा राज्य इकाइयों के मध्य में शक्तियों का विभाजन भी कर दिया गया। जैसे हम बात करते हैं ना, संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। उस समय की अगर बात कही जाए तो संघ सूची में 59 विषय डाले गए और प्रांतीय सूची में 54 विषय डाले गए और समवर्ती सूची में 36 विषय जो हैं वो डाले गए। इस प्रकार से आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। गवर्नर जनरल को इसमें अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले ने निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो इसमें से कौन सा ठीक रहेगा वो आपको बता देना है, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे आप। जिन्होंने इसमें लिखा होगा ना 1905, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता की थी। इसी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हो रहे सम्मेलन में बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया गया। आपको पता है ना, करजन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, तो उसी के विरोध में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ भारतीय क्रांतिकारियों के नेतृत्व में। तो उस आंदोलन को समर्थन दिया था, ठीक है। और स्वदेशी आंदोलन जो चला उसको समर्थन मिला इसमें, ठीक है।
1905 में दो काम महत्वपूर्ण हैं, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किए गए। एक तो 1905 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की और 1905 में ही इन्होंने एक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो नाम लिख देना आप, गोपाल कृष्ण गोखले का। 1890 की बात करते हैं। 1890 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहां पे? कोलकाता में हुआ था। उस समय कलकत्ता बोलते थे, अब हम क्या बोलते हैं? कोलकाता बोल देते हैं। और इस 1890 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? तो नाम आता है फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। 1896 की बात करें तो 1896 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां पे हुआ था? कोलकाता में। और इस 1896 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? एम रहीमतुल्ला सयानी ने। एम रहीमतुल्ला सयानी। और यही वो 1896 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन है जिसमें पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मल्ले शीतलाम श्यामलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, है ना। तो इस प्रकार ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? 1907। 1907 के बारे में तो आप जानते ही हैं। 1907 में अधिवेशन कहां पे हुआ था? सूरत में। और इस सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष के नेतृत्व में हो रहे सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए। कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, गरम दल और नरम दल। गरम दल में कौन कौन से थे? गरम दल में थे लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। तो इस प्रकार से ये कुछ अधिवेशन थे, इनके बारे में हमने बातें की। तो हम आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।